नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय आईडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। आयुष्मान भारत में हो क्षमता विस्तार, बिजनेस स्टार्टर्ड, खतरे का तापमान, जनसत्ता, मार मौसम की राष्ट्रीय सहारा, किसानों को भरोसा देने की कोशिश, अमित बैजनाथ गर्ग, कहीं एआई कोई बुलबुला तो नहीं, हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। आयुष्मान भारत में हो विस्तार, क्षमता विस्तार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों, स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना भारत की जनसांख्यिकी में बदलाव की समझ को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक साल 2050 तक भारत में उम्र दराज लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक हो जाएगी। यह देखते हुए जनसंख्या के इस समूह का चिकित्सा व्यय ज्यादा होता है। अधिक सरकारी सहायता का स्वागत किया जाना चाहिए। यह दुखद है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने यहाँ उम्रदराज लोगों की जनसंख्या क्रमशः 8 से 12% है। इस योजना से बाहर रहने का विकल्प चुना है, जैसा कि वे पहले भी साल 2018 में PMJAY की शुरुआत के समय कर चुके हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह दावा है कि उनका प्रशासन अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य योजना मुहैया करा रहा है, जैसा कि और कहीं नहीं है। गैर भाजपा शासित राज्य केरल और तमिलनाडु में भी यकीनन राज्य स्तर की ऐसी सबसे अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उन्होंने केंद्रीय योजना को अपने राज्य में संचालित करने की अनुमति देने का विकल्प चुना है। ऐसा करके उन्होंने अपने नागरिकों को व्यापक विकल्प मुहैया कराया है और इससे जो प्रतिस्पर्धा होगी उसे निसंदेह उनकी योजना में ही दक्षता बढ़ेगी। यह महज संयोग नहीं है कि इन दोनों राज्यों में PMJAY के इस्तेमाल की दर सबसे ज्यादा है। यह सच है कि योजना के विस्तार से चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर अधिक दबाव पड़ने का अनुमान है। योजना का उद्देश्य प्रति परिवार को उम्र चाहे कुछ भी हो, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों के माध्यम से साल भर में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत कैशलेस और पेपरलेस इलाज सुविधा मुहैया कराना है। इसके तहत आर्थिक रूप से सबसे निचले स्तर की 40% आबादी के परिवार लाभार्थी हैं। फिलहाल योजना तक लक्षित लाभार्थियों के 56% हिस्से की पहुंच हो चुकी है। नई योजना के तहत जिन परिवारों को पहले से ही PMJAY का लाभ मिल रहा है और उनमें 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उन्हें 5 लाख रुपए के बीमा के टॉप अप का फायदा मिलेगा। इस विस्तार से देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों ने 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। हालांकि योजना का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए सरकार को मौजूदा योजनाओं की उन कुछ प्रमुख चुनौतियों से तत्काल निपटना होगा जो विस्तार के बाद और बढ़ सकती हैं। अस्पताल सुविधाओं की कमी ऐसी ही एक गंभीर समस्या है। इस योजना का संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के अनुसार आयुष्मान भारत से देश भर में करीब 30,000 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जुड़े हुए हैं, जिनमें से 13,582 निजी क्षेत्र के हैं। योजना के लिए पात्र जनसंख्या के लिहाज से देखें तो यह संख्या बहुत ही छोटी है। यही नहीं, देश के सभी राज्यों में से ऐसे अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों का वितरण भी समान नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 से 10 अस्पताल ही सूचीबद्ध हैं। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि मरीजों की बढ़ती संख्या विशेष रूप से छोटे और मध्यम अस्पतालों के लिए कठिनाई बढ़ाएगी, जो सीमित मार्जिन का काम करते हैं। योजना के वित्तीय ढांचे को भी सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। वैसे तो PMJAY लोगों के चिकित्सा खर्चों में कुछ कटौती की है, लेकिन अध्ययनों में यह देखा गया है कि इसने वित्तीय जोखिम को व्यापक रूप से खत्म नहीं किया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि PMJAY के तहत ODP बाह्य रोगी परामर्श के लिए भुगतान नहीं किया जाता। इसके अलावा कई अस्पताल संघों ने कम दर मिलने और प्रतिपूर्ति में देरी की शिकायत की है। उदाहरण के लिए भारतीय चिकित्सा संघ IMA की पंजाब शाखा ने राज्य के सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत उपचार तब तक रोकने का ऐलान किया है जब तक 600 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं मिल जाती। ऐसी बुनियादी प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना इस योजना के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आम आदमी की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सार्थक रूप से सुधार हो सके। खतरे का तापमान, जनसत्ता।
पिछले कई दशक से वैश्विक ताप में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इसकी वजह से समूची दुनिया में गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं, मगर विडंबना है कि इस मसले पर ऐसा कुछ भी ठोस नहीं किया जा रहा जिससे तापमान संतुलन की उम्मीद जगे। उल्टे अब मौसम में उथल-पुथल इस कदर होनी शुरू हो गई है कि जिन महीनों में ठंड की आहट मिलने लगती है, उनमें तापमान बढ़ चढ़ा हुआ रहने लगा है, जो आने वाले संकट का संकेत दे रहा है। मसलन भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में इस वर्ष अक्टूबर का महीना सन 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म रहा और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी 124 वर्षों के बाद पहली बार अक्टूबर के महीने में मौसम में इतनी गर्मी थी कि उसे सामान्य नहीं माना जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि नवंबर में भी अगले 2 सप्ताह तक तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। फिलहाल मौसम के उतार चढ़ाव में मौसम विज्ञानियों के सामने भी अध्ययन का नया फलक खोल दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के अभाव और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात सहित कई निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के बनने से औसत न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। हाल के दशकों में वैश्विक ताप में बढ़ोतरी के लिए जिन कारकों की पहचान की गई, उसका हल निकालने के लिए सक्रियता तो दिखती है, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन देशों को कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, वहाँ इसमें कमी करने को लेकर कोई उत्सुकता नहीं दिखती। सारी जवाबदेही विकासशील देशों पर थोप दी जाती है। हालांकि यह समस्या केवल एक या कुछ देशों तक सीमित नहीं है, समूचा विश्व इससे प्रभावित है और मौसम की इस अनियमितता को सभी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें समय चक्र के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर वक्त रहते इस संकट से निपटने के उपाय नहीं किए गए तो इसकी मार को झेलना मुश्किल हो जाता है। मौसम की राष्ट्रीय सहारा। अक्टूबर में न्यूनतम तापमान के मामले में 123 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। नवंबर में भी यह सिलसिला जारी रहने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मौसम विभाग का मानना है कि नवंबर में उत्तर पश्चिमी भारत को छोड़कर सभी भौगोलिक क्षेत्रों में रातें सामान्य से अधिक गर्म होंगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून के देरी से निकलने से मानसून का प्रभाव जारी रहा। अखिल भारतीय औसत न्यूनतम तापमान 21.85 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सामान्य तापमान 20.1 डिग्री होता है। जलवायु परिवर्तन की चपेट में इस वक्त पूरी दुनिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत की जीडीपी में 24% से अधिक का घाटा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका हल जल्द नहीं ढूंढा गया तो तटीय संपत्तियों को खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिससे 2070 तक 30 करोड़ लोग तटीय बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हीट वेव्स उष्णकटिबंधीय तूफानों बाढ़ के रूप में विनाशकारी प्रभाव बढ़े हैं। अध्ययनों के अनुसार 2000 के बाद विकासशील एशिया का वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में योगदान बढ़ा है। विश्व मौसम संगठन के वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार आने वाली कई वर्षों तक पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से जमा हो रही है। तापमान वृद्धि के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदारी है। निरंतर और पेड़ों के बेतहाशा कटान, वनाग्नि, औद्योगिकरण और कंक्रीट के फैलते जंगल सामान्य कारक हैं। ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव वातावरण में मौजूद गैसों के तापमान को गर्माने का कारण बनता है। सरकार की योजना अनुसार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में तकरीबन 1 अरब टन की कमी लाने के प्रयास होंगे, मगर बढ़ती गर्मी से तमाम तरह के संक्रमण निरंतर बढ़ रहे हैं। उपज और खाद के साथ ही पेयजल की कमी बढ़ते जाने के भी अनुमान है। चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, ऐसे में हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। मौसम की मार से निपटने के लिए आम जन को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दीपावली तक ठंड की आहट न होने से लोग यूं ही फिक्रमंद है। रिकॉर्ड मौसम के ही नहीं टूट रहे इस गर्माहट ने आम जन को भी संकट में डाल दिया है, जिससे सामूहिक तौर पर जूझने को तैयार रहना होगा। किसानों को भरोसा देने की कोशिश, अमित बैजनाथ गर्ग। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी न्यूनतम 130 रुपए से अधिकतम 30
300 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। रेप सीड और सरसों की कीमत में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दाल में 275 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रबी फसलों की खरीदारी सरकारी दरों पर खरीद बिक्री का सीजन अप्रैल 2025 से शुरू होगा। खास बात यह है कि ज्यादातर फसलों का एमएसपी अब लागत से करीब करीब 1.5 गुना हो गया है, जिसकी मांग किसान लगातार कर रहे थे। एमएसपी में 23 फसलों को शामिल किया गया है। किसान एमएसपी बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। एमएसपी किसानों से तय दरों पर फसल खरीदने की गारंटी है। इससे किसानों को बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती थी। एमएसपी की शुरुआत 1967 में हुई थी। एमएसपी निर्धारित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। सीएसीपी उत्पादन लागत बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति के आधार पर एमएसपी निर्धारित करता है। सीएसीपी एमएसपी की गणना के लिए खेती की लागत को 3 भागों में बांटती है, जिसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों को नकद खर्च के साथ साथ पारिवारिक श्रम की भी गणना की जाती है। एमएसपी बढ़ाने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है और फसल विविधीकरण में मदद मिलती है। एमएसपी बढ़ाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के दावे से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए कई उपाय कर सकती है। उनमें से एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन, यानी जब फसल का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चला जाता है तो सरकार इसकी भरपाई करती है। किसानों को चावल गेहूं की फसलों के स्थान पर अधिक मूल्य वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फल सब्जी मवेशी मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। वह कर्ज में डूब जाता है और आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी व्यवस्था का प्रभुत्व इस क्षेत्र में नवाचार को हतोत्साहित करेगा। किसान सरकारी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहेंगे और जोखिम लेने से डरेंगे। इसलिए किसानों को चावल गेहूं एमएसपी खरीद के चक्र से मुक्त करने की जरूरत है। एमएसपी की कानूनी गारंटी से किसानों को नुकसान होगा। उनका दावा है कि स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक अगर फसलों के दाम बढ़े तो खाद्य पदार्थों के दाम 25 से 30% तक बढ़ जाएंगे और सरकार के लिए महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी फसल खरीदने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार और उसकी एजेंसियों को किसान द्वारा उत्पादित सभी फसलों और एमएसपी पर खरीदना होगा, तभी किसानों का भला होगा और फसलों का विविधीकरण भी पूरा हो सकेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा देश के लिए स्थिरता और सम्मान का मामला है। एमएसपी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ खुले बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक हस्तक्षेप तंत्र साबित हुआ है। कतर, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक आर्थिक आधार वाले देशों के लिए आयात के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एक व्यवहार मॉडल हो सकता है। उनका दावा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गेहूं का उत्पादन और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात कर सकते हैं, लेकिन तब तक कृषि गतिविधियों में शामिल भारतीयों सहित दुनिया की आधी आबादी बेरोजगार हो जाएगी। उनका कहना है कि कुछ मामलों में आयात की पक्षपातपूर्ण सरकार नीति ने देश में तिलहन किसानों और खाद्य तेल उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में ऐसी नीतियों से बचना चाहिए। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बाजार में महंगाई भी नियंत्रित होगी, जिससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी तिलहन सहित सभी कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो अधिक पानी और संसाधन खपत वाली अनाज फसलों के उत्पादन की तुलना में किसानों के लिए अधिक फायदेमंद होगी। कहीं एआई कोई बुलबुला तो नहीं। हिंदुस्तान हरिजिंदर। आपको कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खरीदनी है। बाजार में आपको ऐसी वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी जिनके बारे में दावा है कि उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। एआई का इस्तेमाल करने वाले रेफ्रिजरेटर और कैमरे तो पहले से ही बाजार में आ गए थे और जिस स्मार्टफोन में एआई ना हो तो उसे आजकल खटारा ही मान लिया जाता है।
सुई से लेकर जहाज तक एआई को आजकल हर चीज से जोड़ा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि कैमरे और स्मार्टफोन में तो फिर भी एआई का मतलब है, लेकिन कपड़े धोने में काम का कृत्रिम मशीनी बुद्धि से क्या लेना देना। 21वीं सदी के तीसरे दशक में पूरी दुनिया का बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एआई को ही कामयाबी और आधुनिक तकनीकी का मूल मंत्र मान लिया गया है। हर एक चीज, हर तकनीक, हर प्रक्रिया और हर व्यवस्था में एआई को प्रवेश कराने के रास्ते तलाशे जाने लगे हैं। यह मान लिया गया है कि अगर किसी चीज में एआई नहीं है तो वह गुजरे जमाने की चीज हो चुकी है। कारोबार की दुनिया के कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं कि जिसके पास एआई नहीं है उसके भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। नतीजा यह है कि इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश एआई में ही हो रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा प्लेटफॉर्म जैसी दुनिया की धुरंधर कंपनियां तो एआई के खरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। बेंगलुरु, गुड़गांव और नोएडा में आपको हजारों ऐसे स्टार्टअप मिल जाएंगे जो एआई की बहती धारा से ही उम्मीद बांधे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एआई तकनीक दुनिया के पूरे रोजगार परिदृश्य को बदल डालेगी। इससे लेकर उम्मीदें अगर आसमान पर हैं तो आशंकाएं भी उनसे कुछ कम नहीं है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यथार्थ के धरातल पर कोई नहीं है। ये हालात बहुत ही विश्लेषकों को चिंता की लकीरें दे रही हैं। चीन की गूगल कहलाने वाली इंटरनेट कंपनी बाइडू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबिन ली ने कहा है कि यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अभी एआई के नाम पर जो हो रहा है वह एक बुलबुला है जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बुलबुला फूटने के लिए आवश्यक है। जब यह फूटेगा तो इसके 99% खिलाड़ी हवा हो जाएंगे, बस 1% बचेंगे। रॉबिन ली ने इसमें एक बात और जोड़ दी कि एआई के बुलबुले का वही हश्र होगा जो एक समय .com के बुलबुले का हुआ था। ठीक यहीं पर पिछली सदी के अंतिम दशक में हुई घटना को याद कर लेना जरूरी है जिसे .com बबल कहा जाता है। उम्मीदें तब भी इसी तरह आसमान पर थी। दुनिया की हर समस्या को वेबसाइट और पोर्टल के जरिए सुलझा लेने की बात होने लगती थी। इंटरनेट क्रांति के भविष्य में जो आश्वासन थे उन्हें बुनाने की होड़ लग गई। तब भी इसमें भारी निवेश हुआ। तकनीक के उन आश्वासनों और उनसे बनाई उम्मीदों में भी कुछ गलत नहीं हुआ था। समस्या बहुत हद तक उस हड़बड़ी में थी जो एक ही साथ मुर्गी के सारे सुनहरे अंडे हासिल कर लेना चाहती थी। यह सब बहुत दिन नहीं चलना था और फिर 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में एक दिन यह बुलबुला फूट गया। निवेशकों के अरबों डॉलर डूब गए। .com बाजार के बांधे गए लाखों अरमान भी टूट गए। इसके बाद की चौथाई सदी को देखें तो लगता है कि उस समय जो उम्मीदें बांधी गई थी उनमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिर में वही हुआ जो उस समय सोचा गया था। दुनिया की सारी व्यवस्थाएं अंत में इंटरनेट पर आ गई। आज हमारी जिंदगी का एक पहलू में इंटरनेट की थोड़ी बहुत दखल जरूरी है। इसने बहुत सी चीजों को आपस में जोड़ा है और जिंदगी को कई तरह से आसान बना दिया है। यह सब इतना आम फहीम हो गया है कि यहाँ उदाहरण देने की भी शायद कोई जरूरत नहीं है। समस्या वैसे उन उम्मीदों से थी भी नहीं। समस्या उस व्यापार तंत्र से थी जो किसी भी संभावना का एक सिरा पकड़कर रातों रात बारे न्यारे कर लेना चाहता था। मिर्जा गालिब ने कहा था, आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक। इसी तरह हर तकनीक को भी अपना रंग दिखाने के लिए एक कालखंड की जरूरत होती है, मगर इसके लिए जिस सब की दरकार होती है वह शेयर बाजार के तेजड़ियों और मंदड़ियों की फितरत में नहीं होता। ऐसे में किसी भी नई तकनीकी को लेकर उनकी सक्रियता अक्सर बुलबुले का निर्माण कर देती है। बाजार में तो नई संभावना के पहले संकेत पढ़कर ही बल्लियों उछलने लगता है। यह बुलबुला जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही नए निवेशकों को आकर्षित करती है और उतना ही इसका आकार बड़ा होता जाता है। फूट जाने के अलावा इस बुलबुले के सामने कोई और विकल्प नहीं रहता है। इसमें गलती ना तो तकनीक की होती है और ना ही उसे बांधी गई उम्मीदों की। जिस समय .com का यह बुलबुला फूटा उसी समय एक और तकनीक के चर्चे चले थे, नैनो तकनीक। तब भी यही कहा गया था कि यह पूरी दुनिया बदलने जा रही है। हमें बताया गया कि नैनो तकनीक से ऐसी दवाएं बनेंगी जो एक बार शरीर में गई तो रोग को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगी। उद्योगों और उत्पादों के बारे में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि नैनो तकनीक से ऐसे टावर बनाए जाएंगे जो
कारें पुरानी होकर खटारा हो जाएंगी, लेकिन टायर नए के नए रहेंगे। यह सारी फंतासी अभी तक तो जमीन पर नहीं उतरी, पर नैनो तकनीक धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। नैनो तकनीक का बुलबुला ज्यादा बड़ा नहीं हो सका, क्योंकि जब तक इसका मौका आया एआई की संभावनाएं सामने दिखने लगी और फिर से यह सब हो गया जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कामना तो यही की जा सकती है कि रॉबिन ली ने एआई के बारे में जो कहा है वह आखिर में गलत साबित हो जाए, क्योंकि इससे जो आर्थिक उखाड़ पछाड़ होगी उसका असर दूर तक जा सकता है। यह जरूर है कि तकनीक इसके बावजूद अपनी गति से ही आगे बढ़ेगी। समस्या उन लोगों को आ सकती है जो इस तकनीक से तत्काल चकाचौंध या अंधेरे की अटकलों से अपनी डोर को बांध चुके हैं। थैंक यू।